नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राजघाट क्षेत्र स्थित चक शहाबुद्दीन गांव में वक्फ की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आया है। भूमाफिया स्थानीय लेखपाल की मिलीभगत से अल्लाह औलाद नाम दर्ज सरकारी और धार्मिक महत्व की जमीन को बेचकर राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिकायतों के बावजूद पहले केवल खानापूर्ति हुई। अल्पसंख्यक विभाग ने लखनऊ व वोट को पत्र भेजा, लेकिन जमीन की स्थिति जस की तस है। मामले के संज्ञान में आने के बाद अपर जिलाधिकारी सिद्धार्थ कुमार ने जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्लॉटिंग और कब्जे का सर एक मामला सामने आया, क्या सर मामला है पूरा, क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी जैसे कि आपके द्वारा संज्ञानित किया गया है, एक वक्फ की प्रॉपर्टी को लेके आपके द्वारा संज्ञान में डाला गया है, तो तत्काल आप जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से वार्ता की गई है। उनके द्वारा बताया गया कि इसको संज्ञान में लेते हुए उन्होंने बोर्ड को अवगत करा दिया है और जो मुतवली है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करने के लिए उनके द्वारा लिखा गया है। और इसको जो भी सुरक्षा, वक्फ की प्रॉपर्टी को सुरक्षा के लिए की जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसको किया जाएगा। फर्रुखाबाद के कस्बा कंपिल में लव जिहाद का केंद्र बने राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन को जिलाधिकारी आशुतोष कुमार त्रिवेदी के कड़े निर्देश पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस सेंटर में 5 माह पहले संचालक सलमान शिव और उसके साथी अनस ने एक छात्रा के साथ नशे की हालत में दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर धमकाया। वहीं पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। विश्व हिंदू परिषद के अनुसार 100 से अधिक युवतियां सेंटर की गिरफ्त में आ चुकी थी। प्रशासन ने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई भी की है। कंप्यूटर सेंटर पर जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। बात करेंगे जिलाधिकारी महोदय किस तरह क्या कार्रवाई की गई है। देखिए, एक महिला के साथ, लड़की के साथ कंप्यूटर सेंटर में अवैध गतिविधि का मामला संज्ञान में आया था। पॉस्को में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। उसी दरमियान ये लोगों द्वारा शिकायत की गई कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके ये कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, तो उसकी पैमाइश की गई। फिर नियमानुसार सुनवाई का प्रॉपर अवसर देते हुए धारा 67 में उसके खाली करने और जुर्माना की कार्रवाई की गई। फिर अपील में भी उन चीजों को जस्टिफाई किया गया। हायर कोर्ट से कहीं रिलीफ नहीं मिली। इसके बाद उस कंप्यूटर सेंटर को आज ध्वस्त करा दिया गया है। उसके साथ ही अगल बगल के 3 और भी प्रकरण थे जिसमें सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का मामला संज्ञान में आया था, उसको भी डिमोलिश कर दिया गया है। कंपिल थाना क्षेत्र में लव्जिहाद गड्ढा बना कंप्यूटर सेंटर था। विश्व हिंदू परिषद प्रशासन उस पर कार्रवाई की है, क्या कहना है आपका इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सुदर्शन न्यूज चैनल का जो खबर को प्राथमिकता से चलाया, प्रशासन ने संज्ञान लिया और ये जो कंप्यूटर सेंटर था कंपिल में, जिसको प्रशासन ने जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, ये बहुत बड़ा लव्जिहाद का एक अड्डा था। और हम फिर कह रहे हैं 100 से अधिक बहनों का लव्जिहाद हुआ है, वहां तो शिकार हुई है। कुछ ने तो भयबस बोला नहीं, कुछ उसको मैनेज कर लिया गया। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने जब आवाज उठाई तो प्रशासन ने संज्ञान लिया और आज वो जमींदोज किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा पूर्णतया। प्रशासन का बार बार धन्यवाद। ऐसी कार्रवाई अगर होती रहेंगी प्रशासन द्वारा तो निश्चित रूप से ही ब्रेक लगेगा। और ब्रेक ही नहीं, पूर्णतया ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं ये कमजोर पड़ेंगे और समाज में सौहार्द का वातावरण बनेगा।
फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में जन सुनवाई में शिकायत निस्तारण में पुलिस की कार्यशैली ने प्रदेश भर में पहला स्थान दिलाया है। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने खुद मॉनिटरिंग कर शिकायतों के समय पर निपटान का मार्ग सुनिश्चित किया। उन्होंने बताया कि डीजीपी और एडीजी जोन के निर्देश अनुसार जन सुनवाई में आई शिकायतों को थाना कोतवाली और चौकी स्तर पर भेजकर समस्याओं का समाधान कराया गया है। प्रतिदिन समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया गया कि शिकायतों का समय पर निस्तारण हो। इस मेहनत और सक्रियता के चलते फतेहगढ़ पुलिस को प्रदेश स्तर पर सर्वोच्च स्थान मिला। ये जो आपको इतनी बड़ी सफलता मिली है, जो पहला स्थान प्राप्त हुआ जनपद को। देखिए, शासन की प्राथमिकताओं में आईजीआरएस एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसको ध्यान में रखते हुए फतेहगढ़ पुलिस द्वारा जितनी भी शिकायती प्रार्थना पत्र आती थी उन सब का वर्गीकरण किया गया। जो चौकियों पे पहुंचती थी, थानों पे पहुंचता था, उन सब की मॉनिटरिंग डेली बेसिस पे की जाती है, जिससे कि शिकायतें जो है वहीं पे उसका निस्तारण हो जाए और जो भी लोग आ रहे हैं वो परेशान होके मेरे तक या फिर कहीं और किसी और पोर्टल के माध्यम से शिकायतें ना दें। तो कोशिश यही की जा रही है कि चौकी स्तर पे या फिर थाना स्तर पे मैक्सिमम शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता के साथ की जाए और उसकी मॉनिटरिंग जो है डेली बेसिस पे की जाती है। इसी का नतीजा था कि आज जनपद फतेहगढ़ जो है वो प्रथम स्थान आईजीआरएस में आया है उसका। फिरोजाबाद के रामलीला मैदान में हिंदू समुदाय ने भव्य सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम जय श्री राम के उद्घोष और हनुमान चालीसा की गूंज से भरा रहा। नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियों ने समा और भी ऊर्जावान बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हेमलता शास्त्री ने नारी शक्ति और हिंदू एकता पर प्रेरक उद्घोष किया। वहीं प्रयागराज शक्तिपीठ और जूरा अखाड़े के महामंडलेश्वर गिरी महाराज ने विश्व हिंदू एकता पर संदेश दिया। बता दें कि अंतर्राज्यीय कवि सुदीप भोला ने कविताओं से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का समापन भारत माता की आरती के साथ हुआ। सब एक हो, एक विचारधारा हो, यही हमारे पुरातन संस्कृति है। संरक्षत्वम संपदत्वम संभोवना से जान, तब यही हमारे शास्त्रों ने कहा, वेदों ने कहा। प्रोग्राम आगे भी भविष्य में होते रहेंगे। जी बिल्कुल आयोजित होते ही रहने चाहिए। सब हिंदुओं को व्यवस्थित ये आयोजन करते ही रहने चाहिए और होते रहेंगे। सुन पाता है तो फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान जारी है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर और सदर क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में थाना मटसेना पुलिस व एसओजी टीम ने नीरखा और सवाई सिंह को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के दत्तावली अंडरपास से गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से 810 पेटी अंग्रेजी शराब, एक ट्रक और एक मोबाइल बरामद हुए हैं। वहीं पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे पंजाब से शराब लेकर बिहार में आर्थिक लाभ के लिए तस्करी करते थे। मामला थाना मटसेना में दर्ज किया गया है। देखिए, मटसेना पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम की संयुक्त प्रयास से कुल 810 पेटी अवैध शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के पास दत्तावली अंडरपास से एक ट्रक से ये अवैध शराब 810 पेटी बरामद की गई है। इसमें 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। मीर खां और सवाई सिंह, ये जिला बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये पंजाब से शराब ट्रक में लोड करके बिहार ले जा रहे थे, जहां भारी मात्रा में ये मुनाफा कमाते हैं शराब बेचकर। इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक मोबाइल भी बरामद हुई है। ट्रक में ये धान की भूसी में ये शराब की पेटी छुपा के ले जा रहे थे। फिलहाल इनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। खबर हमीरपुर से है, जहां मोदा क्षेत्र में बेरोजगार युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली और फर्जी दस्तावेज तैयार कराने का मामला सामने आया है। कुछ हिंदू संगठनों का आरोप है कि फर्जी दस्तावेज कथित तौर पर पाकिस्तान के एजेंटों से बनवाए गए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित अवैध नेटवर्क से जुड़ा मामला भी हो सकता है। संगठनों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने का दावा भी किया गया है। बता दें कि कबूतरबाज का फर्जी विदेश रोजगार खेल उजागर हुआ है। बता दें, बेरोजगार युवाओं को विदेश भेजने का झांसा दिया जाता था। फर्जी दस्तावेज पाकिस्तानी एजेंटों से बनवाने के भी आरोप लगे हैं और वही हिंदू संगठनों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है।
निश्चित रूप से मैंने आपको सुना है, क्योंकि आपको इन घटनाओं के बारे में डिटेल जानकारी है। मोहम्मद सैफुल हयात जैसे लोगों को तत्काल प्रशासन संज्ञान ले और इनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि इनके तार पाकिस्तान और अन्य ऐसी कंट्रियों से जुड़े हैं कि यहाँ से लोगों को बरगलाकर उनके फर्जी कागज बनवाकर ले जाते हैं और इनसे काम करवाते हैं और गलत काम करवाते हैं। और निश्चित रूप से ये बहुत ही भयावह है और समय रहते इसका संज्ञान प्रशासन ले और इनके खिलाफ कार्रवाई करे, इनकी जांच करे। मोहम्मद सैफुल हयात मौदहा नगर का निवासी है। इसकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये इतनी बड़ी संपत्ति इसने कैसे अर्जित की है, तो स्वतः पता चलेगा कि इसके संपर्क पाकिस्तान सहित अन्य देशों के ऐसे एजेंटों के संपर्क में है जो गलत काम करते हैं, लोगों से गलत काम करवाते हैं और इनकी गतिविधियां बहुत ठीक नहीं है। प्रशासन संज्ञान ले, पुलिस तत्काल इनमें कार्रवाई करे और मैं भी अभी आपकी इस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस बाइट के बाद एसपी से बात करूंगा कि इसको गिरफ्तार किया जाए। इस वक्त मैं हमीरपुर के मौदहा में हूँ, जहाँ कबूतरबाज सैफुल हयात ने कई बेरोजगार युवकों को अपनी फर्जी वाले में फंसा उन्हें बेच ऐसे कई युवक हैं जिनका भविष्य इसने चौपट कर दिया। उनके ही पैसे से ही उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, उनका घर जलाकर अपना आशियाना बसा लिया। ऐसे मेरे साथ में एक उससे ही प्रताड़ित युवक हैं, उनसे मैं पूरी जानकारी लेना चाहूंगा। क्या है मामला ये है, सैफुल हयात जो सऊदी अरब भेजता है और ऐसे हमारे तरीके से हजारों युवकों के साथ उसने ठगी करके अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित किया है और ये हमें यहाँ से फर्जी दस्तावेज बना के सऊदी अरब भेज देता है और वहाँ पे पाकिस्तान एजेंटों हमें रिसीव करते हैं और पाकिस्तान एजेंटों के अंडर में काम करना पड़ता है और वो लोग बहुत परेशान करते हैं कि आप हिंदुस्तान के हैं, इसलिए हम किसी तरीके से सऊदी अरब से इंडिया वापसी आ गए। क्योंकि पाकिस्तान ने जो ये इसने भेजा सैफुल हयात ने, तो ये पाकिस्तान लोग वाले हमें बहुत परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। किसी तरीके से हम यहाँ आ गए और सैफुल हयात की शिकायत किया। अब प्रशासन से न्याय के लिए गुहार लगाए। फर्रुखाबाद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में 6 माह पूर्व हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 24 दिसंबर को रसीदपुर निवासी सोबरिन का झाड़ियों में लहूलुहान शव मिला था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि मृतक की गाली गलौज करने पर हत्या की गई। हत्यारोपी सनी और विकल को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि अपने साथी जुबर सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर थे जब सोबरिन की साइकिल से टकरा कर विवाद हुआ और जुबर सिंह ने फायर कर हत्या कर दी। वहीं पुलिस सोबरिन की तलाश में जुटी हुई है। कैसे किया गया घटना और क्या कितने अपराधी पकड़े गए और कितने भी पकड़ने बाकी हैं? लगभग 1.5 माह पूर्व थाना कायमगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम सोबरन सिंह था, उसकी डेड बॉडी मिली थी खेत पे। उसके शरीर पे गोलियों के निशान थे। उसको मुकदमे को पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। ये टोटली एकदम ब्लाइंड मर्डर था। जब इसमें पूछताछ की गई आसपास के गांव में उसके परिवार से, तो ये ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति इसकी किसी से रंजिश नहीं है और ना ही किसी के पास ऐसा कोई मोटिव है कि इसकी हत्या की जा सके। लेकिन एक तथ्य पुलिस के संज्ञान में आया कि ये शराब पीने का आदी है सोबरन सिंह, और शराब पी के अपशब्द का प्रयोग हमेशा करता है और इसकी छवि इस क्षेत्र में इसी तरीके की थी कि ये लड़ाई झगड़ा करता है। तमाम विवेचना के बाद और कई जो ह्यूमन इंटेलिजेंस, साइंटिफिक सर्वेलेंस सबका सहारा लेते हुए हमने इस घटना का सफल अनावरण किया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनसे जब पूछताछ की गई
तो उन्होंने बताया कि ये लोग एक मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति जो अभी वांछित इस मुकदमे में चल रहा है जबर सिंह, ये हिस्ट्री शीटर है और इसके ऊपर 46 मुकदमे अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं। गैंगस्टर, गुंडा एवं विभिन्न धाराओं में इसके ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं। ये हार्डन क्रिमिनल है। ये अपने दो साथी एक विकल उर्फ विकल्ले और सनी उर्फ दीपक राजपूत, इनके साथ एक मोटरसाइकिल पे सवार होकर आ रहा था। जबर सिंह ने भी शराब का सेवन किया था और सोबरन भी अपने पड़ोस के गांव से दावत खा के 13वीं की एक दावत खा के लौट रहा था। उसने भी काफ़ी मात्रा में शराब का सेवन किया था। वो साइकिल से था सोबरन और ये मोटरसाइकिल से थे। इनकी हल्की सी टक्कर हुई। टक्कर में आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद पहले तो ये हुआ कि उसको ये लोग धक्का दे के आगे बढ़ने जा रहे थे, लेकिन उसी बीच सोबरन ने इनको जबर सिंह को गाली दे दी और जैसा कि पूछताछ में उन्होंने बताया है कि बेटी की गाली उसको दी, तो जिस पे वो एकदम आग बबूला हो गया जबर सिंह, और उसने अपने पास जो तमंचा रखा था उससे इसके ऊपर फायर किया। पहला फायर इसने कूल्हे पे किया, फिर जब ये गिर गया, गिर के फिर उठा, फिर इसने कुछ जबर सिंह ने गाली दी तो इसने उसकी छाती पर भी गोली मारी। उसकी मृत्यु के बाद इन लोगों ने इसको रोड से हटाकर, रोड पगडंडी जो थी उससे हटाकर इन्होंने खेत में डाल दिया उसको छिपाने की नीयत से, और वहाँ पर आखिरी जो इसने तीसरा राउंड उसके सर पे गोली मारी जबर सिंह ने, ये इंश्योर करने के लिए कि उसकी मृत्यु पूरी तरीके से हो जाए। उसके बाद ये लोग वहाँ से फरार हो गए थे। इसमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से 1 देसी तमंचा 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगे की विवेचना अभी इसमें जारी है। कुशीनगर से बड़ी खबर है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से मरीजों की जान खतरे में बनी हुई है। कप्तानगंज सीएससी के अंतर्गत तिरुपति हॉस्पिटल में महिला की डिलीवरी और ऑपरेशन के दौरान बच्ची की मौत हो गई। साथ ही महिला की पेशाब की थैली का नस काट दिया गया, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने हॉस्पिटल में गलत तरीके से ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। वहीं जिलाधिकारी के सख्त आदेश के बावजूद प्राइवेट हॉस्पिटल की जांच नहीं हुई। अब स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर कार्रवाई करने का दबाव पड़ गया है। बोर्ड पे बहुत सारे डॉक्टरों के नाम लिखे हैं, शायद आपने भी अंदर आते समय देखा होगा, तो सर बाहर ऐसे बोर्ड पे लिखवाना उचित है क्या? क्योंकि यहाँ पे तो एक ही डॉक्टर टाई अप है ऑन कॉल। अब ये बताएंगे ये लोग कि कितने डॉक्टरों को वहाँ सीएमओ ऑफिस में दे रखे हैं ऑन कॉल के? सर बोर्ड पे तो बहुत सारे डॉक्टरों का नाम लिखा है। अब पुराना बोर्ड है जो पहले रजिस्ट्रेशन था उसमें। तो बोर्ड हटवाओ भाई उसको, बोर्ड हटवाओ उसका ना। जो रजिस्टर्ड डॉक्टर यहाँ रहेंगे उन्हीं का नाम रहेगा, पहली बात, ठीक है। दूसरा, अगर हमारा ऑन कॉल कोई डॉक्टर है लेकिन वो डॉक्टर हमारे सीएमओ ऑफिस में आपके हॉस्पिटल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी उनका नाम आप प्रेस करेंगे, ठीक है। हॉस्पिटल का रवैया क्या है? मारपीट का है, गाली गलौज दे रहे हैं सब। हमारे तरफ से गलती नहीं हुआ है, यही सरकार, यही इन लोग का कहना है कि गलती हमारा नहीं है। अब बताइए वो पीड़ित बेचारा कहाँ जाएगा? गलती नहीं था तो क्यों 10,000 रुपया वापस देने गए जो ले लिए थे? क्या पता चला किस डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन कराया गया है? डॉक्टर बता रहे हैं लोग, हाँ कोई लेडीज बता रहे हैं, वही नाम बताएं बोर्ड पे जो लिखा है। भैया कितना पैसा खर्च हो चुका हो? हमारा 3 लाख रुपया खर्च हो चुका है। तो अभी क्या हॉस्पिटल के द्वारा क्या कह रहा है? अभी बात नहीं हुआ, बोले हैं कि मैडम आएंगे तो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, मारपीट करने के लिए तैयार हैं लोग। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, तुरंत बोल रहे हैं कि राड़ा लेके जाओ। राड़ा ले गए, राड़ा हम लोग नहीं ले जा पाए, उतना पैसा नहीं था, तो हम लोग वहाँ पे ले गए थे विंध्यवासिनी के। वहाँ पे सिटी स्कैन कराए 5 दिन लगता है, तो सिटी स्कैन हुआ था, उसको बोल रहे कि पेशाब दोनों नली कट गई है, पेशाब की थैली फट गई है, आई ऐसा ऐसा कंडीशन है उनका। ऑपरेशन नहीं, वो लोग छेड़े नहीं ऑपरेशन उनका, तो बोले हम नहीं छेड़ेंगे। दोनों नली यहाँ पे गुर्दम लगा दिए लोग के, बोल रहे हैं पानी रास्ते हैं। क्या घटना हुई है इसके बारे में क्या बताना चाहिए? बता दीजिए। बिना डिग्री की हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, दूसरे डॉक्टरों के भरोसे लोग बैठे हुए हैं हॉस्पिटल खोल करके। अभी जो घटना बता रहे हैं इसके बारे में क्या बताना चाहिए? ये घटना यहीं पे हुआ है। ये कहे थे कि जो है आप पेशेंट लाइए, मैं ठीक कर दूंगी, एक आशा के माध्यम से लाए थे, तो पेशेंट लाए।
आजमगढ़ के दीवानी न्यायालय परिसर में बम रखे जाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। सोमवार सुबह न्यायालय खुलते ही अधिवक्ता अपने चैम्बर में थे, तभी न्यायालय की ईमेल आईडी पर धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ। सूचना मिलते ही एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और सभी अधिवक्ताओं व वादकारियों को बाहर निकालकर परिसर को घेर लिया। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने सघन जांच शुरू की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। वहीं तलाशी अभियान अभी भी जारी है। मैम, किस तरह का अफरा तफरी का माहौल है और अब तक आप लोगों को क्या जानकारी मिली कि अंदर क्या होता है? वैसे हम लोग जब नियमित समय से कचहरी पहुंचे हैं तो पता चला है कि जांच टीमें जो है सबको बाहर कर दिया गया है और कहा गया है कि कचहरी परिषद में जो है बम पाए जाने की मतलब सूचना मिली है। मेल आया है और मेल बनारस के जिला जज साहब को आया है। उन्होंने फॉरवर्ड किया एसपी साहब को और वगैरह सबको। जो जानकारी मुझे मिली मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। क्या अभी सूचना आई और क्या अपडेट है? एक मेल प्राप्त हुआ था जिसमें इस धमकी का उल्लेख था और उस पर सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस सक्रिय हुई और सघन चेकिंग अभियान इस दौरान चलाया गया। सुरक्षा की जो व्यवस्था थी उसको चाक चौबंद किया गया और किसी तरह की हड़कंप या उस तरह की चीजें नहीं रही और जो है इसमें कोई आपत्तिजनक चीज या कोई उस तरह की चीज अभी तक नहीं मिली। अभी चेकिंग जारी है ना? चेकिंग जारी रहेगी और जो सुरक्षा के उपाय हैं वो चाक चौबंद रहेगा। सर, पूरे मामले में जो अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से प्रोटोकॉल तैयार है, रोज सुबह जांच होती है, जांच को किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है? क्योंकि मेटल डिटेक्टर वगैरह तमाम चीजें हैं, उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा? देखिए, हमारी जो न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था है उसकी एक एसओपी है, उस एसओपी का भी पालन किया जा रहा है और समय समय पे इसकी सिक्योरिटी ऑडिट जो है माननीय न्यायालय से समन्वय स्थापित करके किया जाता है और जो हमारी बीडीएस और एएस टीम्स हैं वो भी लगातार इसमें सक्रिय रह के चेकिंग करती रहती हैं। जो इसमें परिवादी आते हैं, न्यायालय है या जो भी वहाँ का स्टाफ कर्मचारी अधिकारीगण है, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उसमें ये किस स्रोत से आया है उसकी जांच चल रही है, हमारी टीम लगी हुई है। इसकी जांच अभी की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। इसमें अभियोग पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जाएगी। स्रोत जो है उसके बारे में जानकारी की जाए। ये जो माननीय न्यायालय है उनकी ईमेल आई। मेरा नाम निशांत राय टीपू है। वकील साहब, आज किस तरह का अफरा तफरी का माहौल है, क्या वजह है? जैसे हम लोग न्यायालय आते हैं तो हमें पता चलता है कि सुबह 6 बजे प्रशासन को मेल के द्वारा सूचना दी गई कि दीवानी परिसर में बम रखा गया है और उसके बाद से यहाँ पे सारे अधिवक्ता बंधु इकट्ठा हो गए और बाहर निकल आए कि यहाँ बम है। अफरा तफरी मच गई, प्रशासन आके अंदर बम की जांच कर रहा है और उसके बाद सभी लोग कार्य से विरत हो गए। लेकिन सबसे बड़ी अधिवक्ताओं की ये मांग थी कि अगर सुबह 6 बजे आपको सूचना थी तो क्या अधिवक्ताओं की जिंदगी प्रशासन के लिए मजाक है कि वो 10 बजे तक सूचना नहीं दे पाए? जो अधिवक्ता बंधु हमारे मार्टिनगंज, फूलपुर या अन्य दूर जगहों से यहाँ आ रहे हैं, अपनी जिंदगी को खिलवाड़ समझ के आ रहे हैं, प्रशासन ये बात उनके जीवन को इतना सक्रिय नहीं समझ सका कि आप ये सूचना दे दो अधिवक्ताओं को कि वो यहाँ आए नहीं। अभी हमने देखा कि यहाँ पे प्रशासन कैदियों को लेकर आ रहा है, यानी प्रशासन के बीच में भी मिस अंडरस्टैंड थी कि अगर वो ये सूचना नहीं दे पाया कि जेल प्रशासन को कि वहां से कह दिया जाए कि दीवानी परिसर में बम रखा हुआ है, तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है कि उन्होंने पहले से अधिवक्ताओं को सूचित नहीं किया कि दीवानी परिसर में बम रखा हुआ है। कितने समय से आप लोग बाहर हैं और अब तक क्या आप लोगों को जानकारी मिली? हम लोग सुबह 9:30 बजे से यहाँ पे हजारों की संख्या में आप देख रहे होंगे इस दीवानी कैंपस के चारों तरफ अधिवक्ता साथी और मुवक्किल सभी लोग परेशान होकर घूम रहे हैं। उनको ये सूचना है कि अंदर बम मिला है। अगर प्रशासन में फिर यही मैं कह रहा हूँ कि सुबह 6:30 बजे 6 बजे से सूचना प्रशासन को थी, उन्होंने अधिवक्ताओं को क्यों नहीं दिया? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अंदर अगर बम है तो इस बाउंड्री से सटे हुए इतनी भीड़ है, प्रशासन अभी तक हटवा नहीं पा रही है। क्या अधिवक्ताओं की जान को एकदम मजाक समझा गया है? इसी के लिए अधिवक्ता अपने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं कि आप उनके जीवन को भी महत्वपूर्ण समझिए, जो आम जन की भावनाओं के लिए लड़ता है और आम जन को न्याय दिलाने के लिए उसके साथ खड़ा रहता है। इस तरह की घटना आज दूसरी कचहरी में है, इससे पहले भी पूर्वांचल की कचहरी में घटना हुई थी, तो उसके बाद भी अगर नहीं जागा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, तो किस तरह से आप लोग मानते हैं कि आप लोगों की बातें सुनी जाए? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार ये कहती है कि हम नागरिक सुरक्षा को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखते हैं और उसका ध्यान देते हैं, लेकिन अधिवक्ता बंधु जो उनसे
तेज है, जिसके लिए लड़ते हैं, उस आम जनता के लड़ते हैं, उसकी सुरक्षा के साथ कितना खिलवाड़ कर रहा है ये प्रशासन। अगर बनारस में ऐसी अपनी घटना हो चुकी थी तो कोई भी ऐसी सूचना सभी अधिवक्ताओं या सभी दीवानी न्यायालयों में पूरे 75 जिले की नहीं दी गई, जिससे ये साबित हो सके कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। और ये बम की सूचना अगर 3 दिन पहले 4 दिन पहले किसी एक बार आपके बगल के जिले के अगर न्यायालय में ऐसी हुई थी तो आपको आजमगढ़ और अगल बगल के जिले को सूचित करना चाहिए था या सक्रिय करना था या रेड अलर्ट पे रखना चाहिए था कि ऐसी घटना यहाँ भी हो सकती है। ओके सर। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर महिला और उसकी भतीजी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित संजू यादव और उनकी चाची ललिता यादव लाठी डंडों से पीटे गए और संजू गंभीर रूप से घायल है। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो गया है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने मामले का संज्ञान लिया और कप्तानगंज थाने को जांच के आदेश दिए हैं। ये थाना कप्तानगंज के खालिशपुर गांव से एक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें कुछ 10-15 लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। प्रकरण का संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष कप्तानगंज को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा साहब सभी तथ्यों की गहराई से जांच कर रहे हैं। उसके बाद मैं उसका विरोध की तो फिर जाके मेरे घर पे मुझे घिसेड़ के मारे और विपिन, संजय और मन्नू और उनके घर की महिलाएं सबको जुटा के खिलवाए थे, उनको मारे थे। क्या कोई रंजिश चल रही थी? हाँ, पहले का विवाद चल रहा था तो उसी को लेकर सब उसको अब बता रहे हैं कि इसमें मैटर ला रहे हैं कि जमीनी विवाद है। तो इसके पहले भी कभी मारपीट हुई थी? हाँ, पहले इनके पटदार में हुए थे, उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखाया गया था थाने में, उसी को लेकर। थाने पर एप्लीकेशन दी थी? हाँ, थाने पर एप्लीकेशन मेरी सिस्टर दी थी। कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कुछ भी नहीं, मेडिकल तक नहीं हुआ है मेरा। बोल रहे हैं कि रास्ता सब लोग हड़प रहे थे। जब भी थाने पर जा रहे हैं तब भी यही हम लोग को डांट के भगा दिया जा रहा है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इंसाफ हो। आज एसपी कार्यालय में मुलाकात हुई है? नहीं, एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई है मेरी। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में ग्राम पीपल्स थाना स्थित श्रीराम सर्वोदय हॉस्पिटल के बाहर मिट्टी उठाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट और कथित अपहरण के आरोपों तक पहुंच गई। व्यापारी विनीत प्रकाश बंसल ने डॉक्टर एनपी सिंह पर मारपीट और अपहरण का आरोप लगाया। विरोध स्वरूप व्यापारी धामपुर कोतवाली पहुंचे और नारेबाजी की। वहीं पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में लिया है। दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर देकर जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज धामपुर थाना प्रांगण में पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? आज मेरी जानकारी में लगभग 11 बजे आई सूचना कि हमारे प्रतिष्ठित व्यापारी रवि प्रकाश एंड सन सर्राफ के छोटे बेटे विनीत बंसल जी की किसी के साथ कहासुनी हुई। इनका एक खेत पीपल्स थाना के पास डॉक्टर एनपी सिंह के करीब आता है, जहां ये अपनी गन्ना और गेहूं के खेत उसकी रोपाई करने गए। वहां पर कुछ असामाजिक तत्व ने इनके साथ ज़बरदस्त मारपीट की, जिसमें ये घायल हुए हैं। इनके पसलियों में भी कहीं चोट है। धामपुर सर्राफा संघ प्रशासन से और आला अधिकारियों से मांग भी करता है और खुले लफ्जों में मैं चेतावनी भी देता हूं, यदि मेरे किसी व्यापारी के साथ कोई कोताही बरती गई, न्याय नहीं मिला, तो धामपुर सर्राफा संघ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सर्राफा संघ बंद करेगा और अपने व्यापारी की मांग करता है कि सही काम, सही कानून और सही धाराओं में मुकदमा लिया जाए और मेरे व्यापारी को न्याय दिलाए। वीरेंद्र जी, आपने आज बाजार बंद किया हुआ है? आज बाजार बंद, एक जन समूह अपने व्यापारी, अपने सर्राफ के हितैषी और उसके हक में सबने अपना समर्पण किया है। हम सब एक हैं, एक साथ रहेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, सर्राफा व्यापार। आपको लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा? न्याय इसलिए मिलेगा कि जनता की आवाज़ स्वयं भगवान की आवाज़ है। अधिकारियों को चेताने के लिए और उनके कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए धामपुर का एक एक सर्राफ, एक एक व्यापारी अपना कारोबार बंद करके धामपुर थाना प्रांगण में मौजूद है।
तहरीर दे दिया आपने? बिल्कुल तहरीर की कार्रवाई की जा रही है। 10 मिनट में उसकी कॉपी भी आप तक पहुंच जाएगी। साल से मैं धामपुर में रह रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे सारे कर्म क्षेत्र जो भी देख ले होंगे, मैंने कोई गलत काम आज तक नहीं किया। लाला जी के परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध 32 साल से हैं। खेत का पड़ोसी हूँ, आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। लाला जी इक्का दुक्का बीच में एप्लीकेशन देते रहते हैं, कोई मुझे उसी से कोई परेशानी नहीं। कॉलेज को जाने के लिए मैंने बड़ी मुश्किल से खड़ंजा लगवाया। खड़ंजा लगवाने के बाद, लेकिन उसके बाद कोई परेशानी नहीं। उसके बाद जो है फिर मैंने अब सीसी रोड करा के लाया। सीसी रोड करा के सब कुछ बढ़िया बन के आ रही। इनके खेत की कीमत भी बढ़ रही, सब कुछ। डॉक्टर साहब आज आरोप लगा है कि आपने उनके साथ मारपीट की है। भाई ये लगा लो, ये पुलिया पे बैठे, मैंने कहा लाला जी क्या मामला है। ये इनके मुंह में पानी था, गिलास में हाथ था, इन्होंने मेरे मुंह पर कुल्ला करा, मेरे ऊपर थूका। इन्होंने ये कहा कि मुझे हेपेटाइटिस सी है, तुझे भी हेपेटाइटिस सी हो जाएगा। उसके बाद मैं गाड़ी में लाके इन्होंने थाने छोड़ा। इन्होंने कहा मैं हेपेटाइटिस सी का मरीज हूँ, तो वहाँ भीड़ बहुत थी। मैंने कोई घटना न घट जाए क्या, थाने में लाकर छोड़ के पानी पिलवा दिया। इनके सर में चोट कैसे लगी? चोट अपने आप ही गिरी, पत्थर तो लोढ़ा पड़ा हुआ है। ये मेरा सहयोगी है, इसने अपने किसान से विनीत प्रकाश बंसल। विनीत जी, आज आपके साथ जो मारपीट हुई है, क्या मामला है पूरा? मैं अपने खेत पे गया था, वहाँ पर मेरे खेत किनारे पर सरकारी विभाग से, PWD विभाग से पुख्ता सड़क का निर्माण हो रहा है। JCB मशीन वहाँ उपलब्ध ठेकेदार साहब मेरे खेत में मना करने के बाद भी चला रखी। जब मैं गया, मैंने उनसे मना करा, उन्होंने वो मशीन बंद करा दी। किसने की मारपीट आपके साथ? उन्होंने मशीन बंद करा दी। उसके बाद मैं अपने खेत पे बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था कि 112 नंबर आ गई, क्योंकि 112 नंबर को मैं कॉल करके मेरे वकील ने पूर्व घटना की जानकारी दे दी, लेकिन लगभग आधा घंटा बीत जाने के बाद भी 112 नंबर मौके पे नहीं पहुंचा। आपके साथ मारपीट किस ने की है? मैं वहां जब बैठा था तभी अचानक डॉक्टर MP सिंह और उनके साथ कई सारे अज्ञात लोग, 5-7 लोग हों, 10 हों, जानता नहीं, वो आए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि तुझे यहीं ज़मीन में गाड़ देंगे। वहाँ पास में साइफन पे बैठा था मैं, उस साइफन के लिए, इसी साइफन में घुसेड़ेंगे तुझे। और उन्होंने मुझे लातों से, घुस्सों से मारना शुरू कर दिया। स्वयं डॉक्टर MP सिंह एवं उनके अन्य लोग जो वहाँ थे, वो उन लोगों ने बेतरह मुझे मारा, मेरे विरोध करने पे और ये कहने पे कि 112 बुला लो। उन्होंने क्या, हम देखेंगे तुझे 112 को। आप क्या चाहते हैं आप? उन्होंने मुझे अभी और जी गाड़ी में डाल के लाएंगे वहाँ चक मार्ग पे घसीटते हुए, खींचते हुए NH-74 पे लाई। NH-74 पे इन्होंने, कोई इनकी सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, उसमें ज़बरदस्ती डाला। जब मैं अपनी गाड़ी से गया था, मेरी गाड़ी मेरे खेत किनारे पे NH-74 पर खड़ी है। भाई साहब, अब आप क्या FIR करा रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? उन्होंने FIR करा, उन्होंने, आप बताएं क्या FIR करा रहे हैं भैया। मामला तो जिनके साथ घटे FIR करा रहे हैं। कौन लोग हैं, किस के खिलाफ? बता तो दिया आपको। भाई साहब, 1 घंटे की चंदौली से बड़ी खबर है, जहां पट्टी की जमीन की रिपोर्ट लगाने की एवज में रिश्वत ले रहा लेखपाल पंकज यादव रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। वाराणसी से आई एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर उसे 10,000 लेते समय पकड़ा। बलुआ थाना क्षेत्र के बीसापुर निवासी विनय प्रकाश की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। वहीं आरोपी लेखपाल ने रिपोर्ट के लिए 25,000 की डिमांड की थी। उसके साथ सहयोगी सुखबीर यादव भी गिरफ्तार हुई। वहीं आरोपी को 17 फरवरी को वाराणसी कोर्ट में पेश किया जाएगा।
बिना निवासी ग्राम बीसापुर, थाना बलुआ, जनपद चंदौली। सर मेरी अपनी एक संक्रमणी भूमि थी, उसको संक्रमणी कराने के लिए 28/1/2026 को मैंने एक एसडीएम साहब के पास आवेदन करा था, जिसको रिपोर्ट लगाने के लिए लेखपाल के पास आया था। लेखपाल हमसे 10,000 की रिश्वत मांग रहा था। रिश्वत मैंने नहीं दिया और एंटी करप्शन टीम से मैंने 13 तारीख को बात करी थी। आज उसको रंगे हाथ पकड़वा दिया। सकलडिया तहसील के बाहर नहर पे। मैं वो मुझे फोन कर रहा था कि रूम के ऊपर आ जाओ। मैं रूम के ऊपर नहीं गया, वो नीचे ही आया अपने एक सहयोगी के साथ। तो मैंने जैसे ही उसको हाथ में पकड़ाया, एंटी करप्शन टीम वहीं पकड़ ली उसको रंगे हाथ। 10,000 था सर। पंकज कुमार यादव। उसके साथ एक उसका सहयोगी है, वो उसके साथ वो पंकज पैसा लेके उसको हाथ में थमा दिया। सर अभी मैं आया था FIR करवाने मुगलसराय कोतवाली, तो अभी उसके कुछ सहयोगी लेखपाल और कानूगो आ रहे हैं, बोले तुम ही किए हो, शिकायत करता हो, कंप्लेन करा रहे हो, तुम्हें हम तो देख लेंगे। चंदन कुमार यादव और एक कोई सुनकर कानूगो है, धमकी दे रहे हैं। हाँ सर मेरी बहन है, उसको भी धमकी दे रहे हैं। सर FIR दर्ज हो, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सर ये तो 1 महीने से 1-2 महीने से हो रहा है सर। हमेशा वो ऐसे डरा धमका के पैसे लेने का काम करता है वो। कानपुर से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के कानपुर बार एसोसिएशन की 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए मतदान DAV डिग्री कॉलेज में शुरू हो गया है। इस चुनाव में 7,198 मतदाता भाग लेंगे और 94 प्रत्याशी विभिन्न पदों के लिए खड़े हैं। अध्यक्ष पद के लिए 7, महामंत्री के लिए 9 और अन्य पदों के लिए कई प्रत्याशी मैदान में हैं। ADCP कानून व्यवस्था महेश कुमार ने बताया कि मतदान स्थल पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और ड्रोन व CCTV कैमरों से पूरी तरह से निगरानी हो रही है। देखिए आज बार एसोसिएशन का चुनाव है, जिसमें 7,195 मतदाता वोट करेंगे और जिसके लिए पुलिस ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। 200 से 250 हमारे पुलिसकर्मी जो लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 कंपनी PAC लगाई गई हैं। फायर ब्रिगेड, ड्रोन विमान की व्यवस्था, LIU टीमें चप्पे पे LIU टीम लगाई गई है, ताकि कोई भी ऐसी बात ना हो सके। और ब्रेकेटिंग की गई ताकि कहीं वोटर अपने लाइन से आए और अपना वोट डालें। अंदर बाहर दोनों को अच्छे से व्यवस्था की गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। क्या चेकिंग की जा रही है जब एंट्री करते? अभी मेन चीज़ तो ये है कि वो वोटर अपने पास एक जो अपना ID है वो लेकर आएँ, प्लस मोबाइल और पानी की बोतल अंदर लेकर ना जाएं। ये केवल अपना ID लेके जाएं, पेन पेंसिल अपना पर्स ले जा सकते हैं, लेकिन पानी की बोतल और मोबाइल लेकर अंदर ना जाएं। इस बात की जरूरत है। कानपुर से बड़ी खबर। SNSN डिग्री कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वावधान में युवा संवाद बजट कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में नोएडा के विधायक व प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए PM मोदी की योजनाओं और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत में पंकज सिंह ने बताया कि बजट से युवाओं और महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया और अंत में राष्ट्रगान किया गया। जी पंकज सिंह जी, माननीय पंकज सिंह जी आए थे नोएडा से विधायक। आज बजट जो आया है, केंद्रीय बजट और उत्तर प्रदेश का भी बजट आ चुका है, तो बच्चों को उस बजट से क्या लाभ है, क्या जानकारी दी जाए, संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था और जो कि बिल्कुल सफल रहा। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर फोकस किया गया है। तो उस संदर्भ में माननीय पंकज सिंह जी ने बहुत विस्तार से चर्चा भी की और जन आकांक्षी जो बजट है उसमें छात्राओं को कहाँ किस तरीके का लाभ मिल सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि महिला हॉस्टल, वर्किंग वुमेन हॉस्टल की व्यवस्था केंद्र सरकार ने कर रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा बिग बजट था, सबसे बड़ा बजट आया है। तो उसी के संदर्भ में कि हमारा जमीनी स्तर से कितना छात्राओं को तो लाभ हो ही, क्योंकि छात्राएं किसी न किसी परिवार से जुड़ी होती हैं, तो सभी के लिए ये बजट है। अच्छा संचारकर्ता छात्राएं हो सकती हैं, तो उनके बीच संवाद हुआ। संवाद का लाभ यह हुआ कि छात्राएं अपने लिए पहले जैसे टैबलेट
का कार्यक्रम था। अगर वो टॉप करती हैं, पढ़ती हैं, तो उन्होंने बताया कि एक स्कूटी उन्हें मिलेगी अगर आगे जाती हैं तो। और स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी चर्चाएं की, क्योंकि महिला स्वास्थ्य पर बजट में भी हो चाहे केंद्र में भी हो, युवाओं को स्किलफुल बनाते हुए, उनको टैलेंट एनहांस करते हुए भविष्य और उनके लिए रोजगार का सृजन करना, इस ओर प्रावधान हमारे केंद्र के बजट में भी हो, स्टेट में भी हो, दोनों जगह किया गया है। और चाहे वो फिर गांव से लेकर, जैसा मैंने कहा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हो, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक, सभी जगहों पर बजट में प्रावधान हुआ है। अब वो तो है ही है। बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारा नेतृत्व वो उचित समय पर अपना जो भी जब तय कर लेंगे वो भी आ जाएगा। नहीं, वो तो रुकना ही चाहिए और उसके ऊपर कानून है और उस पर सख्ती से कार्रवाई सरकार करती भी है समय समय पर। मैं जानकारी ले रहा था, हमारे विधायक और सांसद गण भी और सरकार भी कई जगहों पर एलिवेटेड अंडरपासेज और इस तरीके का योजना भविष्य के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे ये सब सारी चीजें ठीक हो, बजट में भी हो चाहे केंद्र। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।